बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक पोइट है और उसकी ये ग्रेट ओड है, यह ज़बरदस्त ओड है। उसकी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ रखेंगे, यानी उसकी बैकग्राउंड भी आप लोग के साथ रखेंगे, उसकी समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी होगी, क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा, थीम एनालिसिस भी होगा, फिगरेटिव एनालिसिस भी होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी होगा और साथ साथ उसकी सेटिंग और इमेजरी भी होगी और इसके अलावा फिगरेटिव एनालिसिस भी होगा और बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस या क्रिटिकल कमेंट्स ऑफ लिटरेरी फिगर्स भी होगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पोम के जो है आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। तो आप शुरुआत की जानिब जाते हैं। यानी शुरुआत में सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द लेस यानी बैकग्राउंड ऑफ द पोम की तरफ जाते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। यानी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये है कि ये ओड ऑन इमॉर्टेलिटी जो है बहुत ही फेमस पोएम है जो कंपोज बाय फेमस रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। और उसके ओरिजिनल नेम जो थे वो 3 ही नेम है। यानी एक नाम जो है उसे ग्रेट ओड के नाम से भी जाना जाता है लिटरेचर में और सेकंड नेम जो है उसको सिंपली ओड भी कहते हैं और थर्ड जो नेम है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड है। यानी ये 3 नेम हो गए जो इसी फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ के है। अब ओड जो होता है ये पोम की वो किस्म होती है जिसके अंदर डायरेक्ट एड्रेस होता है और डायरेक्ट एड्रेस जिस तरह जॉन कीट्स ने किए थे उसी तरह ये ओड जो है डायरेक्ट एड्रेस पे मुश्तमिल है, यानी डायरेक्ट खिताब पे मुश्तमिल है। और द पर्टिकुलर ओड appeared in a poetic collection entitled Poems in 1814। यानी 1814 में ये एक पोएटिक कलेक्शन यानी जो ओड्स मुख्तलिफ पोम्स पे मुश्तमिल थी वो यानी उस एक मजमूए पे मुश्तमिल थी, ये उसमें नमूदार हुआ था। However, Wordsworth completed a part of the poem in 1802 और वर्ड्सवर्थ ने जो अपना हिस्सा इस पोम का लिखा है वो 1802 में लिखा था और फिर उसको सेंड किया था अपने कंटेम्प्ररी फ्रेंड एंड कोलीग्स एसटी कॉलेज या सैमुअल टेलर कॉलेज हु इन रेस्पॉन्स रोड डिजेक्शन एंड ओड। फिर उसने इसी के रेस्पॉन्स में डिजेक्शन एंड ओड लिखा था और इसी तरह इस जो उन्होंने लिरिकल बैलेट्स एट जायंट्स वर्क्स में इसको शामिल किया था। द ओड इज अ जक्सटापोजिशन ऑफ डिफरेंट मोमेंट ईच डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ नेचर फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द एज। तो यही ओड जो है बिल्कुल साथ साथ रखता है, जक्सटापोजिशन रखता है मुख्तलिफ डिफरेंट मूवमेंट्स को, डिफरेंट जो है लम्हात को जो लिटरेचर की हिस्ट्री है, यानी किसी का ताल्लुक यानी नेचर की हिस्ट्री से है और मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से उसका जायज़ा लिया गया है। तो ये थी उसकी बैकग्राउंड जो मैंने आप लोग के सामने रखी। अब उसके यानी सेकंड पार्ट की जानिब जाते हैं। यानी इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। अब उसकी जो सेकंड पार्ट है यानी सेकंड पार्ट जो है बेसिकली उसकी समरी है। तो ये पोम जो है ये बेसिकली 3 मोमेंट्स या 3 फेजेस ऑफ लाइफ में जो है पर मुश्तमिल है। यानी द पोम इज डिवाइडेड इनटू 3 मोमेंट्स और फेजेस ऑफ लाइफ। द पोम बिगिंस विद द स्पीकर regretting and mourning the departure of his youth and his deep connection with the realm of nature. The poet tries to peep into the memories of the past, but the things which I have seen I know can see no more। ये जो है वर्स से ज़ाहिर है। For a moment the speaker becomes happy over his current feeling for nature around him, then it fades away in the midst of despair when the speaker finds something missing that he cannot find।
यानी यहाँ तक आप लोग फेज़ 1 समझ ले। जो फेज़ 1 है उसमें पोइट्स क्या करता है, ये फिगर यानी ये स्पीकर क्या करता है, ये रिग्रेटिंग करता है, अफसोस करता है, लेमेंटेशन करता है, मॉर्निंग करता है अपने यूथ पे या यूथ एज में, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन जो है यानी रेलम ऑफ नेचर से कट चुका है। और यहाँ इस एज में वो कोशिश करता है कि वो अपने पास्ट मेमोरी के ज़रिए जो है कोशिश करे कनेक्शन ले ले, यानी उसकी कनेक्शन दोबारा डिविनिटी ऑफ नेचर के साथ कायम हो जाए। लेकिन द थिंग्स विच आई हैव सीन आई कैन सी नो मोर, यानी वो चीज़ जो वो देख चुका था वो अब मुझे मज़ीद नहीं आ रहा था, यानी अभी तक ये डिसअपॉइंट है। यानी वो चीज़ अभी यूथ में मेटेरियलिज्म की वजह से, ये उसके जो है मेटेरियलिज्म जो एडल्टहुड में आ जाती है उसकी वजह से वो उसको फील नहीं कर रहा। फिर जो है वो कहता है कि ये जो उसकी मायूसी है यानी उसका जो देखने की कुव्वत है वो फेड्स अवे हो चुकी है। लेकिन 6th स्टैंजा में द पोएट क्लेम्स, यही शायर जो है दोबारा दावा कर लेता है किस चीज़ का, दैट वी हैव कम नॉट फ्रॉम अर्थ फ्रॉम द नेचुरल हेवन दैट कैन ओनली बी रेलिश इन आवर चाइल्डहुड। यानी ये दावा कर लेता है कि मैं चूंकि अब इस उम्र में या यूथ में, मैं तो इस उम्र में क्या कर लेता हूँ, यानी ये मेरा जो नेचर या नेचुरल हेवन के साथ हमारा ताल्लुक़ है, यानी वो कहते हैं कि हम ज़मीनी नेचर के साथ तो ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। मैं तो अभी अभी चाइल्डहुड की मेमोरी के ज़रिए, चाइल्डहुड में वो समझता है कि चाइल्डहुड में डायरेक्ट कनेक्शन विद द नेचर होता है, डायरेक्ट कनेक्शन विद द नेचर इन डिस्गाइज ऑफ गॉड होता है। और इसी वजह से अभी अभी चाइल्डहुड में बच्चा जो है यानी वो किस चीज़ से यानी उससे आ चुका होता है, किस चीज़ से, यानी चाइल्डहुड में बच्चा अभी अभी जो है रेलम ऑफ गॉड यानी जो उसकी पेंथिज्म की फिलासफी है और वो समझता है कि गॉड इज़ एग्जिस्टेड इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ नेचर। तो वो समझता है जो चाइल्डहुड का एज होता है तो फ्रेश बंदा जो है दुनिया में आ चुका होता है, उसकी मासूमियत और उसकी जो है डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड इन डिस्गाइज ऑफ नेचर, यानी वो गॉड को दरअसल समझता है लेकिन बेस बदल कर उसको नेचर ही कहता है। और इसी वजह से वो कहता है कि मैं तो इस अर्थ की नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना उससे आ चुका हूँ, क्योंकि यूथ में यानी वो ये समझता है कि यूथ या एडल्टहुड या जो ही बंदा ग्रोन अप करता है उसका कनेक्शन कट जाता है, क्योंकि वो दुनियावी कामों में लग जाता है और दुनियावी कामों में लगने की वजह से मेटेरियलिज्म उसके दिल में जगह बना लेती है और जिसकी वजह से वो नेचर के साथ उस तरह कनेक्शन या स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ नेचर नहीं रख सकता। यानी वो तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट ऑफ नेचर करता है स्पिरिचुअल अंदाज से उसको देखता है या सेलेसियल पावर के जरिए यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को उसको समझता है या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। और चाइल्डहुड में वो कहता है कि यही मसला जो है वो नहीं होता। चाइल्डहुड के अंदर वो क्या होता है कि डायरेक्ट हेवन से हम आ चुके होते हैं, यानी हेवन के साथ या गॉड के साथ या नेचर के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। इसी वजह से ये सेकंड फेज हो गई। द कोर प्रॉब्लम ऑफ द पोएट इज इनएबिलिटी टू फाइंड द बिविश्ड फीलिंग caused by the beauty of nature at his early age। यानी वो कोशिश करता है कि वो अर्ली एज की उस ब्यूटी को दोबारा, यानी उसका दो कोर प्रॉब्लम कि वो उसकी इनएबिलिटी आ चुकी है, यानी एडल्टहुड में अब नेचर को उस आंख से नहीं देख रहा जो चाइल्डहुड में उसने देखा था। बट ही गेट्स द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कीपिंग हिज मेमोरी अलाइव और दिस इज हाउ द पोएट इज गोइंग टू रिवाइव इज मॉर्टल जॉय ऑफ इमॉर्टेलिटी ऑफ नेचर। और इसी तरह आखिर में जो है उसे क्या मिल जाता है, वो दोबारा अपनी मेमोरी के ज़रिए, अपने पास्ट मोमेंट के ज़रिए वो पास्ट की जो मॉर्टल जॉय ऑफ द इमॉर्टेलिटी ऑफ नेचर है वो दोबारा उसको पा लेता है। मॉर्टल जॉय से मुराद यानी कम टाइम के लिए मेमोरी काम कर लेती है और इमॉर्टेलिटी ऑफ नेचर यानी गॉड की जो इमॉर्टेलिटी है यानी वो दरअसल इस चीज़ को जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे ये चीज़ अब नहीं मिल रही क्योंकि वो अब यूथ में आ चुका है। तो यूथ में आने की वजह से अब उसे वो चीज़ नहीं मिल रही। ये तो थी समरी पूरे पोम की। आप जो है यानी 3rd नंबर पे एक नई चीज़ आप लोग के सामने रख रहे हैं।
थर्ड पे उसके थीम्स है, यानी दिस इज अ लार्ज पोएम सो इट्स कैरीज अ वैरायटी ऑफ थीम सिंस द पोएम इज अबाउट द टॉपिक ऑफ इमॉर्टेलिटी। यानी उसका अगर बड़ा सा बड़ा थीम ढूंढा जाए तो ये इमॉर्टेलिटी के बारे में, इमॉर्टेलिटी लाफानियत के बारे में है। द फर्स्ट एंड ऑब्वियस थीम इज द सोल इमॉर्टेलिटी, यानी पहला जो थीम है वो सोल की इमॉर्टेलिटी है। यानी सोल की इमॉर्टेलिटी वो कैसे समझता है? द स्पीकर एज अ फिर्म बिलीफ, यानी उसके कहीं भी इस किस्म के बिलीफ है। इस तरह पेंथिज्म, मैंने आप लोग के सामने पेंथिज्म पे ऑलरेडी हमारा लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग पहले उसको देख ले, तब जाके आपको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोम की समझ आएगी। यानी उसके और बिलीफ के साथ ये सोल इमॉर्टेलिटी पे भी इस किस्म का बिलीफ रखता है। द स्पीकर एज अ फिर्म बिलीफ इन द इमॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन सोल, यानी वो समझता है कि इंसानी सोल जो है वो लाफानी है, उसको मौत नहीं आनी। यानी इट मीन्स द सोल एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर व्हेन वन इज बोर्न एंड वन डाइज। यानी वो कहता है कि ये सोल पहले से मौजूद है, चाहे कोई पैदा हुआ है या नहीं पैदा हुआ, और चाहे कोई मर भी जाता है, उसकी सोल रिटर्न बैक टू हिज एटर्नल प्लेस, वो दोबारा ही आसमानों की उस अब्दी जगह पे चली जाती है जहां वो पहले पड़ी थी। व्हेन द पोएट रिफ्लेक्ट ऑन हिज परसेप्शन ऑफ नेचर इन हिज childhood, he find different and more charming because in his childhood his soul as newly arrived from the heaven। क्योंकि वो कहता है कि जब बचपन में मैंने चाइल्डहुड में नेचर को परसेप्ट किया था, उसको फाइंड किया था, बहुत ही चार्मिंग था उस चाइल्डहुड में, क्योंकि उसके नेचर और मेरे दरमियान जो है मेटेरियलिज्म चाइल्डहुड में नहीं होती। और उस वक्त क्यों ये इस तरह, यानी फ्रेश चाइल्डहुड में यानी नेचर का नज़ारा ही और होता है, पेंथिज्म का नज़ारा ही और होता है, या नेचर इन द या गॉड इन द डिस्गाइज ऑफ नेचर जो होता है, या इन द वर्ड्स ऑफ नेचर जो होता है, वो क्यों इतना चार्मिंग होता है? क्योंकि वो समझता है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिम इज चाइल्डहुड हैड एक्सपीरियंस द हेवनली प्लेजर ऑफ नेचर, क्योंकि वहाँ पे वो यानी फ्रेश हेवनली प्लेजर ऑफ नेचर, यानी गॉड के साथ जो है उस यानी जो आसमानी खुशी उसे मिलती है, या गॉड के नज़दीक की जो खुशी मिलती है, यानी वो उसको नेचर तो समझता है, लेकिन दरअसल ये गॉड ही है जो इतनी जो है इंसान को सुरूर मिलता है। अब इसके साथ साथ ये तो यानी एक थीम हो गया, इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे थीम है। द सेकेंड थीम ऑफ दिस पोएम इज़ द पेनफुल ग्रोथ, यानी सेकेंड थीम ये है कि उसकी पेनफुल ग्रोथ इंसान की क्या हो जाती है, दैट टेक्स द हेवनली प्लेजर अवे। जब इंसान बड़ा होता जाता है तो नेचर से दूर होता जाता है, और इसी वजह से ये बड़ा पेनफुल ग्रोथ होता है इंसान का, और जिससे हेवन जो है दूर हो जाता है। जो ही जितनी ज़्यादा दौलत आपके यहाँ नज़दीक आएगी, वो कहता है पेंथिज्म या नेचुरलिज्म आपसे दूर भागती जाएगी। द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर कंसीडर्ड टू बी मोर चांटिंग दैट द मेमोरीज ऑफ एडल्टहुड। इसी वजह से वो कहते हैं बड़ी उम्र या एडल्टहुड के जो मेमोरीज होते हैं वो इतने चांटिंग और इतने एन्चांटिंग नहीं होते, इतने ज़बरदस्त नहीं होते, शानदार नहीं होते जितनी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड होते, क्योंकि वहाँ मेटेरियलिज्म नहीं होती। श्योरली द चार्म इज स्टिल देयर फॉर एन एडल्ट बट अ चाइल्ड फाइंड्स एवरीथिंग मोर कलरफुल देन अ ग्रोन अप। लेकिन वो कहता है कि अभी भी यकीनन चार्म यानी एक एडल्ट के लिए भी मौजूद है नेचर के अंदर, लेकिन चाइल्ड को वो चार्म बड़े कलरफुल अंदाज से जो है नजर आता है, जबकि ग्रोन अप की बजाय एज सुन एज द स्पीकर ग्रीव अप, यानी जो ही वो कहता है मैं बड़ा होता गया, ही कुड नॉट फाइंड सेलिसियल जाए इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। उसे नेचुरलिज्म की या नेचर ऑफ ब्यूटी की या ब्यूटी ऑफ नेचर की वो सेलिसियल पावर या वो आसमानी या वो स्पिरिचुअल पावर उसे यानी वो गॉड की एग्जिस्टेंस उसे उसी तरह नजर नहीं आई जिस तरह चाइल्डहुड में नजर आती है। और द थर्ड येट कंक्लूडिंग थीम ऑफ दिस ओड इज द डिविनिटी ऑफ नेचर दैट इज लिंक टू अ पर्सन मेमोरी। यानी वो क्या है, यानी वो थर्ड थीम यही समझता है कि जो नेचर है ये डिविनिटी ऑफ नेचर है, यानी उसके अंदर गॉड एग्जिस्ट करती है पेंथिज्म की सूरत में, और दैट इज लिंक टू द पर्सन मेमोरी, पर्सन की मेमोरी के साथ, याददाश्त के साथ। द पोएट्स वांट्स टू सजेस्ट दैट श्योरली वन कैन नॉट रिलिश द childish divinity of nature when once grown up। यानी जब एक आदमी वो कहता है
बड़ा हो जाता है तो मेटेरियलिज्म बीच में आ जाता है, तो उस बचपना डिविनिटी ऑफ नेचर को या पेंथिज्म को नहीं पा सकता, बट ही कैन स्टिल कीप द डिविनिटी ऑफ नेचर अलाइव बाय रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट जॉय ही यूज्ड टू क्लेम व्हेन ही लुक्ड एट द ग्रास लुमिनेटेड थ्रू द सन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। लेकिन एडल्टहुड में वो कहते हैं मेमोरीज पे आप गुजारा करेंगे चाइल्डहुड के, क्योंकि वो इनोसेंसी का दौर, वो डायरेक्ट कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल नेचर, वो डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड, वो अब इस उम्र में नहीं रहा। और यही थीम्स है, यानी ही गिव thanks that was able to gain even though he lost his vision of joy in the world once again like childhood। यानी बच्चों की तरह, यानी वो जो बचपनापन में वो नेचर को जिस आंख से देता था, अब वो मेमोरीज के जरिए उसको देख सकता है, लेकिन अब एडल्टहुड में उससे वो ये चीज़ जा चुकी है। अब ये तो था यानी उसके थीम्स वगैरह, यानी उसकी थीम्स मैंने आप लोग के सामने रख लिए। अब उसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब जाते हैं, क्रिटिकल कमेंट्स ऑफ द लिटरेरी फिगर। मुख्तलिफ लिटरेरी फिगर इसके बारे में क्या कहते हैं, यानी ये जब भी आ गया यानी पब्लिश हुआ पोएटिक कलेक्शन में, तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म क्रिटिसिज्म आ गई। मैनी कंटेम्प्टरी राइट टर्न अगेंस्ट दी वर्ड्सवर्थियन ओड। बायरन जो दूसरा रोमांटिक पोएट है, asserted that the poem lack quality, यानी उसके अंदर क्वालिटी की कमी है एज कम्पेयर टू द लिरिकल बैलेड। वो कहते हैं कि उस लिरिकल बैलेड्स की बनिस्बत इसके अंदर कमी है। लेकिन बायरन कॉल्ड इट एन इनोसेंट ओड, उसको इनोसेंट ओड कह दिया, विदाउट अ डिटेल मैटर, बगैर जो है किसी यानी तफसीली मामला के। जॉन कीट्स फ्राम द सेकंड वेव ऑफ रोमांटिक पोएट, यानी सेकंड फेज ऑफ रोमांटिक पोएट से उसका ताल्लुक है, वो ग्रेटली मूड हुआ खास तौर पे इसके लाइंस 140 टू 148 तक। और इन द मॉडर्न टाइम द पोएम इज प्रेज फॉर इज रोमांटिक क्वालिटी। बहुत सारे लोगों ने मॉडर्न टाइम में उसकी रोमांटिक क्वालिटी की वजह से उसकी तारीफ की है। एडम सिस्मैन considered the ode as one of the best work of Wordsworth in 2007, यानी उसने उसको एक ज़बरदस्त यानी वर्क के तौर पर उसको समझा है। अब ये तो फोर्थ पार्ट था, अब जो फिफ्थ पार्ट है इस पोम का वो आपके सामने रखता हूँ। फिफ्थ पार्ट दरअसल फिगरेटिव एनालिसिस है, यानी द पोम कैरीज अ वेराइटी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुए, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एनाफोरा, यानी सिंबोलिज्म, इमेजरी, इलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंट एंड द फिगरेटिव लैंग्वेज टू इंक्रीज इट्स impression upon the reader. There are various places in which the poet has used enjambments, any enjambment is the continuation of poetic lines on multiple lines. For instance, to me diminuous flower blows can give thoughts that do often lie too deep for tear। ये उसके जो है एंजम्बमेंट लाइन के तौर पर यानी पोएटिक लाइंस के तौर पर यहाँ पे हमने दिए हैं। और इसी तरह पर्सनिफिकेशन भी है इसके अंदर, यानी राइजिंग ऑफ द मून को मेटाफर के तौर पर शो किया। और इसी तरह द एड्रेसर जो है कॉल्स अर्थ एज अ मदर एंड एज अ नर्स, उसको इसी यानी इसने जो है नेचर को मदर और नर्स का नाम भी दिया। ही इज यूजिंग पर्सनिफिकेशन हेयर। अब इसको फिगरेटिव एनालिसिस को आप लोग तफसील से देख सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे उसका स्ट्रक्चर आप लोग के सामने रखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर यानी 6 नंबर पे है सेटिंग एंड इमेजरी। ये किस इलाके में उसकी सेटिंग हुई थी इस पोम की, यानी इंग्लिश कंट्री साइड यानी एक देहाती इलाके में, और इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग में हुई थी। और न्यूमरस इमेजेस है हेल्पिंग रीडर टू जॉइन कैप्टिवेटिंग मेमोरीज ऑफ द पोएट। द इमेजेस में इंक्लूड ऑफ द स्प्लेंडर इन द ग्रास, ऑफ द ग्लोरी इन द फ्लावर, द रेनबो कम्स एंड गोज, अर्थ fills her lap with the pleasure of her own, birds that sing a joyous song and the soul that rises with us। ये मुख्तलिफ किस्म के इमेजरी और सेटिंग मैंने आप लोग के सामने रखी। अब 7 पार्ट पे जो इस पोम की है स्ट्रक्चर एनालिसिस है। द पोम इज कंपोज ऑफ 206 लाइन, 206 लाइंस पे मुश्तमिल है, 11 स्टेंजा पे मुश्तमिल है, ईच वेरिंग फ्राम वन अनदर, यानी एक स्टेंजा दूसरे से मुख्तलिफ है। और पोम की जो पोएटिक फॉर्म है वो फ्री वर्स है जो आज़ाद है राइमिंग स्कीम से, बट देयर इज नो स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम एंड पोएटिक मीटर, although the first part follow the AB rhyme scheme with the iambic pentameter, but as the point further
proceed, the rhyming and the rhythmic pattern become inconsistent. Such inconsistency जो है is due to the change of mood from different moment in the poem. यानी यहाँ डिफरेंट मूवमेंट्स आ चुके हैं इस पोम के अंदर, इसी वजह से इसकी जो है यानी कंसिस्टेंसी उसी तरह नहीं रही जो राइमिंग स्कीम या राइम पोइट्री के अंदर अमूमन होता है। ठीक है जी। अब 8 नंबर पे कंक्लूजन है, यानी ओड ऑन इमॉर्टैलिटी, ये एक थॉट प्रोवोकिंग पोम है दैट लैंड अ कंसिडरेबल इंप्रेशन फॉर द लव ऑफ नेचर विदाउट रिगार्ड्स टू वन एज, बगैर किसी एज के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेचुरलिज्म पे मुश्तमिल है।